अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। दुनिया की सबसे बड़ी सियासी, माशी और फौजी ताकत अमेरिका पिछले तकरीबन 2 माह से ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग में मसरूफ है। इस जंग में अमेरिका और इसराइल अब तक ईरान की अस्करी और सियासी क़यादत को कामयाबी से निशाना बना चुके हैं, जबकि अमेरिका की सियासी और फौजी क़यादत इस जंग में तो मुकम्मल तौर पर महफूज रही है, मगर ऐसा लगता है कि अमेरिकी क़यादत को खतरा बाहर से नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर से है, क्योंकि आज एक बार फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी शहरी की जानिब से हमले की कोशिश की गई है। मगर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और सदर की सिक्योरिटी एहलकारों की बर्वक्त कोशिशों से सदर ट्रंप एक बार फिर महफूज रहे हैं। और यह पहली बार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमला हुआ हो। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पर इलेक्शन मुहिम के दौरान 2 कातलाना हमले हो चुके हैं, मगर आज ये पहली बार है कि यह हमला उस वक्त हुआ है कि जब वो अमेरिका के सदर हैं। अहम बात यह कि आज ये वाकया उस वक्त पेश आया जब अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी के वाशिंगटन हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस के सहाफ़ियों की जानिब से दिए गए इशाइये की तकरीब जारी थी। इस तकरीब में दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर जंग पीट हेग्सेथ समेत दीगर आला अमेरिकी हुक्काम भी मौजूद थे। इस वाक़े के वक्त की फुटेजेस में अमेरिकी सदर को स्टेज पर खुशगवार मूड में बातें करते हुए देखा जा सकता है, मगर इसी दौरान हॉल में एक जोरदार आवाज़ सुनी जाती है और शुरा में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन अमेरिकी सदर बज़ाहिर वाक़े से बेखबर नजर आते हैं और फिर सीक्रेट सर्विस के एहलकार स्टेज पर चढ़कर अमेरिकी सदर को अपनी हिफाजती हिसार में ले लेते हैं। वाक़े की एक और वीडियो में सीक्रेट सर्विस एहलकारों को अमेरिकी सदर से पहले अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस को रेस्क्यू करते देखा जा सकता है, जिसके बाद अमेरिकी सदर को रेस्क्यू किया जाता है और इसी दौरान अमेरिकी सदर को घबराहट में स्टेज पर लड़खड़ाते और गिरते हुए भी देखा जा सकता है। फुटेज में देखा जा सकता है कि सीक्रेट सर्विस एहलकार पहले जेडी वेंस और फिर सदर ट्रंप को रेस्क्यू करते हैं, जबकि इस वाक़े की अमेरिकी सदर ने खुद भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीसीटीवी फुटेज जारी की है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि एक मुश्तबा हमलावर किस तरह सिक्योरिटी ब्रीच करने में कामयाब होता है। इस फुटेज में हमलावर को होटल के बॉलरूम की जानिब दौड़ते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में देखा जा सकता है ये शख्स फायरिंग करता हुआ सिक्योरिटी मेटल डिटेक्टर्स के करीब से गुजरता है, जबकि सिक्योरिटी एहलकार हमलावर पर जवाबी फायरिंग करते हैं। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनमें एक मुश्तबा हमलावर को जमीन पर हाथ पीछे बांधे हुए देखा गया है। इस वाक़े के कुछ ही देर बाद अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुश्तबा हमलावर के पास बहुत से हथियार थे। अमेरिकी सदर ने यह शुबा जाहिर किया कि हमलावर का हदफ वही थे। हमलावर ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की और जब अमेरिकी सदर से इस हमले का मुमकिना तौर पर ईरान से मुतल्लिक ताल्लुक होने के पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से इसका ताल्लुक ईरान से नहीं है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि वो ऐसे हमलों से पीछे नहीं हटेंगे, जबकि ये तकरीब 1 माह के अंदर दोबारा इससे बड़े पैमाने पर मुनक्कद की जाएगी। जबकि इसी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब अमेरिकी सदर से सवाल किया गया कि उनके साथ ही ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं, तो उस पर सदर ट्रंप ने साबिक अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन का हवाला देते हुए कहा कि जो लोग बहुत बड़े इक़दाम करते हैं और बड़ा असर छोड़ते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। Why do you think this keeps happening to you? Well, you know, I've studied assassinations, and I must tell you, the most impactful people, the people that do the most, you take a look at the people, Abraham Lincoln, I mean, you go through the people that have gone through this where they got them, but the people that do the most, the people that make the biggest impact, they're the ones that they go after. They don't go after the ones that don't do much because they like it that way. And when you look at the people that have either, whether it was an attempt or a successful attempt, they're very impactful people. अमेरिकी सदर कह रहे थे कि उन पर हमलों की वजह उनके बड़े इक़दामात हैं। इसी हमले से मुतालिक मीडिया को इब्तदाई तहकीकात से आगाह करते हुए वाशिंगटन डीसी के पुलिस चीफ जेफरी कैरोल ने बताया कि हमलावर इसी होटल में मेहमान था। हमलावर के पास हैंडगन, शॉटगन और मुतादिद चाकू भी थे। पुलिस चीफ के मुताबिक इस हमले में एक सीक्रेट सर्विस का एहलकार भी जख्मी हुआ है, ताहम वो अब महफूज है। An individual charged a U.S. Secret Service checkpoint here in the lobby area of the hotel. He was armed with a shotgun, a handgun, and multiple knives. As he ran through that checkpoint, members of law enforcement from the United States Secret Service intercepted that individual. This is a very preliminary investigation at this point. We do know that law enforcement exchanged gunfire with the individual. We do know that a U.S. Secret Service uniformed division officer was struck in his vest.
He was transported to a local hospital for treatment. He seems to be in good spirits at this time. The suspect in this case, he was not struck by gunfire. However, he was transported to a local hospital. We do believe he was a guest here at the hotel. We have secured a room here in the hotel. And again, we'll go through the appropriate procedures to determine what was inside there. But that is secure. At this point, like I said, we believe he is the only suspect in this case. अमरीकी दारुल हुकूमत के निजी होटल में हमले के वक्त वहां मौजूद शुरका की क्या हालत थी, शुरका ने कैसे खुद को महफूज किया, वहां मौजूद अमरीकी साफियों ने उसी वक्त अपने मोबाइल से वीडियोस बनाकर आंखों देखा हाल बयान किया है। कुछ साफी फायरिंग के वाकये के दौरान अफरा तफरी की सूरत-ए-हाल बयान कर रहे थे, जबकि कुछ साफियों ने इस पूरे इवेंट के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजाम पर भी सवालात उठाए हैं, जिनके मुताबिक बॉल रूम में दाखिले के लिए चेकिंग का कोई खास इंतजाम नहीं था और उन्हें सिर्फ टिकट दिखाकर दाखिले की इजाजत दी जा रही थी। यानी एक ऐसी तकरीब जिसमें अमरीकी सदर भी मौजूद थे, वहां इस किस्म के वाकये पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। मगर सवाल यह है कि इस हमलावर ने हमला क्यों किया, इसके पीछे क्या मकासद थे। इस हवाले से तफसीलात और तहकीकात के बाद सामने आएंगी। ताहम हमलावर कौन था, इस पर आलमी मीडिया की जानिब से दिलचस्प तफसीलात सामने आ रही है। अवामी ज़राए से हासिल की जाने वाली मालूमात के मुताबिक हमलावर तख्लीकी सलाहियतों का हामिल शख्स है। CNN के मुताबिक मुबैना हमलावर 31 साल कोल थॉमस एलन का ताल्लुक जनूबी कैलिफोर्निया के इलाके टॉरेंस से है। मुश्तबा हमला आवर एक उस्ताद और वीडियो गेम डेवलपर है। CNN के मुताबिक FBI लॉस एंजलिस में मुश्तबा हमला आवर से मुंसलिक घर तक का भी पता लगा चुकी है। उसके घर पहुंचकर उसके एतराफ पुलिस टेप लगा दी गई है। इसके अलावा हमला आवर के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक मुबैना हमला आवर तलबा को टेस्ट की तैयारी और ट्यूशन फराम करने वाले एक इदारे में ट्यूटर था। इसी इदारे ने दिसंबर 2024 में उन्हें टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया था। एलन की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उसने 2017 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया था, जबकि गुज़िश्ता साल कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। फेडरल इलेक्शन कमीशन की रिकॉर्ड के मुताबिक एलन ने अक्टूबर 2024 में कैमला हैरिस की सदाती मुहिम के लिए $25 अतिया भी दिया था। इसने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर खुद को वीडियो गेम डेवलपर बताया है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप पर कल रात होने वाले कातलाना हमले के बाद एक बार फिर साजिशी थ्योरियां और क़ियास-सराहियां ज़ेरे गर्दिश हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने इस इवेंट से पहले इवेंट को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश में यह भी कहा था कि ट्रंप विल ब्रिंग द हीट टुनाइट and there will be shots fired. Ready to rumble, is he not? He is ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. I love it all. And you wrote most of it, you said. I can't take credit. यानी व्हाइट हाउस की तर्जमान कह रही थी कि आज रात गोलियां भी चलेंगी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है और इनके इस बयान पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये पूरा वाकया स्टेज था या उन्हें वाकये से पहले ही इसका इल्म था। इसके अलावा फायरिंग के वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से सदर ट्रंप से पहले नायब सदर जेडी वेंस को रेस्क्यू करने की फुटेजेस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक प्रोटोकॉल के मुताबिक फोर्सेज ने पहले अमरीकी सदर को महफूज रास्ता फराहम करने की कोशिश क्यों नहीं की। और अहम बात यह है कि इस हमले के बाद ज़ेरे गर्दिश साजिशी थ्योरियां ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब पहले ही सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान पेंसिल्वेनिया में उन पर होने वाले कातलाना हमले पर एक बार फिर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। और ये सवालात उनके मुखालफी नहीं बल्कि उनके हिमायती दाएं बाजू के सियासतदान, सहाफ़ी और ओहदेदार उठा रहे हैं, जो सदाती मुहिम के दौरान उनके करीब समझे जाते थे। सदाती मुहिम के दौरान सदर ट्रंप पर कातलाना हमले पर दोबारा सवालात उठने का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो कैंट ने रवा साल 17 मार्च को अपने ओहदे से इस्तीफा दिया और उसके अगले ही रोज उन्होंने ट्रंप के माजी में बड़े हामी समझे जाने वाले सहाफ़ी टकर कार्लसन को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने सदर ट्रंप पर कातलाना हमले, दाएं बाजू के एक और मुतहर्रिक रहनुमा चार्ली कर्क के कत्ल और ईरान जंग पर खुलकर बात की। इस इंटरव्यू के दौरान जो कैंट ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि सदर ट्रंप पर जुलाई 2024 में कातलाना हमले और चार्ली कर्क के कत्ल का आपस में ताल्लुक है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चार्ली कर्क के कत्ल में इसराइली हाथ हो सकता है, क्योंकि चार्ली कर्क ईरान के साथ मुमकिना जंग के खिलाफ और इसराइल से ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायजा लेने की बात कर रहे थे। जो कैंट ने एक और इंटरव्यू में यह दावा भी किया कि ट्रंप पर कातलाना हमले और चार्ली कर्क के कत्ल की तहकीकात से भी FBI ने उन्हें रोक दिया था और इन दोनों वाकयात में बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आना बाकी है। I mean, we still don't know what happened in Butler.
We don't know what happened with Charlie Kirk, and by no means am I saying like the Israelis did this or any of that, but I'm saying there's a lot of unanswered questions there. FBI block you from investigating the Kirk assassination, just as they blocked you from investigating the attempted assassination of President Trump? Yes. There was a lot more work we needed to do on determining foreign ties and foreign nexus, and the FBI told us to stop. और अहम बात यह कि सिर्फ जो कैंटी ये सवालात नहीं उठा रहे, बल्कि ट्रंप की सपोर्ट बेस में दीगर लोग भी इस किस्म के सवालात उठा रहे हैं और माजी के हमलों पर उठने वाले सवालात की तरह इस तशवीशनाक वाक़े पर भी साजिशी थ्योरियों का सिलसिला शुरू हो गया है। मगर वाक़े के असल हक़ाइक़ तभी मालूम हो सकेंगे जब इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात हों और तफसीलात सामने आए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो कहाँ पहुँचा है, कहाँ जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान की भरपूर सफारतकारी और सालिसी की कोशिशों के बावजूद अमेरिका और ईरान जंग का कोई आसान और मुस्तकिल हल सामने नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सालों की दुश्मनी, नज़रियाती इख्तलाफात और हालिया मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमलों से पैदा होने वाली बदएतमादी के बायस फरीकैन के दरमियान ऐसा खला पैदा हो चुका है जिसे ख़त्म करना आसान नहीं है। जबकि अब अमेरिका की जानिब से आबदाए हुर्मुज़ की मुसलसल बहरी नाकाबंदी ने ईरान के मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती पैदा कर दी है, जिसके बाद ईरान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो दोस्त धमकियों के माहौल में अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेगा। इसी वजह से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जुमे की रात इस्लामाबाद तो आए। उसी रात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सुबह तक कई घंटों की तवील बैठक की। अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी जवाब पाकिस्तान के हवाले किया, मगर कल ही ओमान के दारुल हुकूमत रवाना हो गए, जिसके बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल मुज़ाकराती वफ़द जो पाकिस्तान के लिए उड़ान भरने ही वाला था, दोनों को पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू और अपने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए 18 घंटे का सफ़र करना बेसूद है। ईरानी जब चाहे किसी भी वक्त अमरीका से बात कर सकते हैं। जबकि अहम बात यह है कि अमरीकी सदर ने मुज़ाकराती टीम को पाकिस्तान जाने से तो रोका, मगर साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात में तातुल का मतलब ये नहीं कि कल से जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फैंटास्टिक और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीम करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने ईरान अमरीका तनाज़ा हल कराने के लिए बेहतरीन काम किया है। I think Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. And, they'd like to see something happen, but we're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of before. What changed to make you make that decision? Too much travel. And when they say the meeting's scheduled for Tuesday, I said, Tuesday, that's a long time from now. But when you get right down to it, it's a lot of traveling. No, we don't want to do that. Whoever's running the show. When they want, they can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. They gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes, we got a new paper that was much better. That whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. ये मुज़्ज़ब बात है कि अमरीकी सदर ने ईरान से बातचीत का दरवाज़ा अभी बंद नहीं किया है, मगर तशवीश की बात यह है कि ईरान से जंगबंदी के बावजूद अमरीका की आबदाए हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी जारी है, जो इस वक्त फरीकैन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की बहाली के लिए सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। मगर इसके बावजूद इत्तलात यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त भी दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पसे पर्दा कोशिशें जारी हैं। और इत्तलात ये भी है कि ईरान इस बात पर आमादा है कि अगर अमरीका इस गुज़रगाह की नाकाबंदी ख़त्म करे तो ईरान आबदाए हुर्मुज़ की बंदिश भी ख़त्म कर देगा। अहम बात यह कि अमरीकी वफ़द के पाकिस्तान आमद से इनकार के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से 50 मिनट तक की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान के मुताबिक इस गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने इस अज़म का इआदा किया कि दोस्त ममालिक और शराकतदारों की हिमायत के साथ पाकिस्तान एक दयानतदार और मुखलिस सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़म और खित्ते में पायदार अमन और देरपा इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। जबकि ईरानी हुकूमत के मुताबिक ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में कहा कि माजी में किए गए अमरीका से मुज़ाकरात ने हमारी बदएतमादी में इजाफा किया है और अब ईरान धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। ईरानी सदर ने यह भी कहा कि जब तक जाराना इक़दाम ख़त्म नहीं किए जाते एतमाद बहाल नहीं हो सकता। मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमरीका रुकावटें हटाए और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे।
यानी ईरानी सदर अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए शराइत वाज़े कर रहे हैं। जबकि कल हमने अपने प्रोग्राम में रॉयटर्स की खबर का हवाला देते हुए बताया था कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने दौरे में अमरीकी तजावीज़ पर पाकिस्तान को अपना जवाब पेश कर दिया है, जिसमें उन्होंने अमरीका की हद से ज़्यादा मुतालबात को मुस्तरद करते हुए ये मुतालबा भी किया है कि अमरीका ईरान के खिलाफ हमलों और धमकियों का सिलसिला बंद करे। जबकि अहम बात यह है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज ओमान से वापसी पर फिर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, जहाँ से अब उनको मॉस्को के लिए रवाना हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ दोनों ममालिक की जंग के खतरात के पेश नज़र अपनी अपनी तैयारियों में भी इजाफा देखा जा रहा है। जबकि कल अमरीकी मीडिया NBC ने अब तक जंग में होने वाले अमरीकी नुकसानात पर दिलचस्प रिपोर्ट शाया की है, जिसमें बताया गया है कि अमरीका को ईरानी हमलों में इससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है जितना पब्लिकली तस्लीम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के 7 ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर होने वाले ये नुकसानात अवामी तौर पर तस्लीम किए गए नुकसानात से कहीं ज़्यादा शदीद हैं और इसकी मुरम्मत पर अरबों डॉलर लागत आने की तवक्को है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने इन दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें गोदाम, कमांड हेडक्वार्टर्स, तैयारा हैंगर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रनवेज, जदीद रडार सिस्टम और दर्जनों तैयारे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ रिपब्लिकन कानून साजों ने निजी तौर पर पेंटागन के आला हुकाम पर नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि वो नुकसानात की तफसीलात या मुरम्मत के अखराजात का तखमीना फराम करने से गुरेज कर रहे हैं। NBC न्यूज़ के मुताबिक एक रुकने कांग्रेस ने कहा कि किसी को कुछ मालूम नहीं है और ऐसा नहीं है कि हमने अमरीकी इंतजामिया से कुछ पूछा नहीं है, बल्कि हम हफ्तों से पूछ रहे हैं लेकिन हमें कोई वाज़ेह मालूमात नहीं दी जा रही। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में एक और अहम दावा किया गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान ईरानी लड़ाका तैयारा F-5 तमाम एयर डिफेंस निज़ाम होने के बावजूद कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर बमबारी करने में कामयाब हो गया है और ये कई सालों में पहला मौका था कि किसी मुल्क के लड़ाका तैयारे ने अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला किया हो। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जितना नुकसान अमरीकी अड्डों को पहुंचाया उसे पेंटागन तस्लीम नहीं कर रहा, जबकि ट्रंप इंतजामिया ने निजी सैटेलाइट कंपनियों को पाबंद किया कि अमरीकी अड्डों की तस्वीर तक रसाई रोकी जाए। बहरहाल अब ये उम्मीद की जा रही है कि अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग शुरू होने को रोका जाए। अमरीकी सदर भी जंग की तरफ दोबारा वापस ना जाने का इशारा दे चुके हैं। ये पूरी सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है, जो इनडायरेक्ट टॉक्स हो रहे हैं, क्या वो बाद में डायरेक्ट टॉक्स में बदल सकते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ। कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान, इस हफ्ते इस वीकेंड पे फिर उम्मीद थी कि शायद डायरेक्ट टॉक्स हों ईरान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन फिर जिस तरीके की अपडेट्स हमारे सामने आती रही तो ये बड़ा ऑब्वियस हो चुका था कि शायद अब ये टॉक्स डायरेक्ट नहीं होंगी लेकिन इनडायरेक्ट टॉक्स होंगी। बट ये इनडायरेक्ट टॉक्स भी इस वक्त कहाँ पर इसका स्टेटस क्या है इस वक्त? क्योंकि इराक़ी साहब जो है वो कल मस्कत रवाना हुए थे, अब इत्तलात आ रही है कि वो वापस पाकिस्तान आएंगे और फिर यहाँ से मॉस्को जाएंगे, जबकि जो अमेरिका की एडवांस टीम्स थी वो इस्लामाबाद से जा चुकी हैं। वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? आई थिंक इसमें जो क्लियरली जो आपने कहा कि डायरेक्ट जो टॉक्स 2 मरतबा होते होते रह गए, यानी कि बुध के रोज़ भी ये लगा कि शायद दोनों के दरमियान बरह रास्त बातचीत हो सकती है, लेकिन आखिरी लम्हात में अमरीकी जो वफ़द था लेड बाय US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, उन्होंने अपना दौरा जो मुलतवी कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर दूसरी मरतबा अगेन ये उम्मीद हुई थी कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो हैं वो ट्रैवल करेंगे, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। आई थिंक उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि एक पब्लिक पोजीशन दोनों ने ले रखी है, और ख़ास करके ईरान ने, कि जब तक अमेरिका नेवल ब्लॉकेड ख़त्म नहीं करता तो उस वक्त तक हम अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन थैंक्स टू पाकिस्तान जो बिहाइंड द सीन एफर्ट्स हैं, उसके नतीजे में जो डिप्लोमेसी है वो डेड नहीं हुई, जो प्रोसेस है वो अलाइव है। और आप ये इस तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका जो ईरान है एक लिहाज से मुज़ाकरात कर भी रहा है और मुज़ाकरात नहीं भी कर रहा। मुज़ाकरात वो कैसे कर रहा है? वो पाकिस्तान के ज़रिए आज के साथ इंगेज्ड है। वो मुज़ाकरात नहीं कर रहा यानी कि जो पब्लिक उनकी जो भी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए हो, कि जो उनकी प्रिंसिपल पोजीशन है उसको सामने रखते हुए अमेरिका के साथ वो बराह रास्त बातचीत नहीं कर रहे। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो तमाम फरीकैन हैं उनको ये रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि ये एक बड़ा हसास मामला है, क्योंकि जब पहला दौर भी इस्लामाबाद में हुआ था और नेचुरली पूरी दुनिया का जो मीडिया था वो फोकस कर रहा था, तो शायद एक फैसला किया गया कहीं ना कहीं कि क्योंकि हसास नौइयत के मामलात हैं, तो पहले जो मामलात हैं उनको पसे पर्दा अगर हसास मामलात को तय कर लिया जाए तो शायद वो बहुत बेहतर होगा। तो इस लिहाज से आई थिंक जो अमेरिका है, मुझे लगता है वो भी ऑन बोर्ड है। ट्रंप के बयानात को आप एक तरफ रख भी दें, क्योंकि जो उसके अंदर की है, जो दोनों मरतबा जो दौरा अगर कैंसिल भी हुआ, इवन स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पाकिस्तान आने का प्लान उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसके बावजूद 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि जो जंगबंदी है वो बरकरार है। नंबर 2, अमरीकी सदर ट्रंप ने ये नहीं कहा कि हम दोबारा जंग की तरफ जा रहे हैं। तो दैट शोज क्लियरली
कि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इस बात का अदराक है कि पहले ग्राउंड वर्क जो है पसे पर्दा कर लिया जाए, और जब हालात उस नहज पर पहुंच जाएंगे कि जहां पे बराह रास्त मुज़ाकरात हों, तो फिर मेरे ख्याल में शायद मुज़ाकरात बराह रास्त भी हो जाएंगे। सही, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कुछ नुकात पर स्टेलमेट है, तब भी ऐसा नहीं है कि मुज़ाकरात का सिलसिला बंद हो गया है, अभी भी इनडायरेक्ट टॉक्स हैं, और अगर कहीं ना कहीं अग्री किया जाता है कुछ नुकात पर, तो शायद फिर जो है बराह रास्त टॉक्स की गुंजाइश भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उसका बिल्कुल इम्कान खत्म हो गया है। बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल ये जो मुज़ाकरात का या पोटेंशियल जो फ्यूचर में जो टॉक्स हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त हो सकते हैं, और इसमें आई थिंक जो अब सीरियस एक एफर्ट हो रही है, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये ईरान और अमेरिका तो दो प्रिंसिपल पार्टीज़ हैं, लेकिन उसके अलावा क्योंकि इस तनाज़े ने, इस जंग ने ना सिर्फ रीजन को बल्कि बियॉन्ड सारों को अफेक्ट किया है, तो इसमें अगर आप रशिया की इन्वॉल्वमेंट देखें, ओमान, और फिर इवन इस सारे प्रोसेस के दौरान पिछले 48 घंटों में आप देखें ईरान के वज़ीर ख़ारजा मुसलसल जो रीजनल के प्लेयर्स हैं उनके साथ राब्तों में रहे, अमरीकी जो मीडिएटर्स हैं, फिर ईरान के साथ, एंड इवन जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं ऑन देयर वे बैक टू इस्लामाबाद, उनकी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से भी टेलीफोन पर बात हुई है। तो इस वक्त एक जो आप कह सकते हैं कि एक पोटेंशियल जो एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत एक एग्रीमेंट हो सकता है, जो बड़े इश्यूज हैं ईरान का, बेशक न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या स्टेट ऑफ हॉर्मोज हो, तो उसके हवाले से जो मुझे लग रहा है कि एक रीजनल कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ईरान तमाम जो प्लेयर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कर रहा है, एंड हैविंग सेड दैट इसमें फिर जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके भी कंसर्न्स हैं। इट इज नॉट जस्ट बिटवीन ईरान एंड द यूएस, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके अपने कंसर्न्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सीरियस एक पुश हो रही है, और जब वो एक फ्रेमवर्क जो है किसी शेप की शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो अमेरिका के सामने भी रखा जाएगा, उनको अभी भी अपडेट किया जा रहा होगा, तो उसके बाद फिर हो सकता है कि मुज़ाकरात का अगला मरहला हमें देखने को मिले। अच्छा कामरान, ये एटलीस्ट पब्लिकली एक नई डेवलपमेंट है कि इसमें अब मस्कत और मॉस्को भी शामिल हुए हैं, क्योंकि इससे पहले तो कहा जा रहा था पाकिस्तान मेन मीडिएटर है, लेकिन साथ में इजिप्ट और तुर्की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मस्कत और मॉस्को का इसमें शामिल होना, इसको सिफारती पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जा रहा है? क्या ये भी मीडिएटर्स का रोल प्ले कर रहे होंगे या गारंटर्स का रोल प्ले करेंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि रीजनल पूरे जो तमाम इसमें मेंबर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश है। आई थिंक उसके लिए थोड़ा आपको हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। जो रशिया है ऑब्वियसली ईरान का जो सबसे बड़ा वो इत्तेहादी है। इनफैक्ट इस जंग के दौरान कुछ अमेरिकी मीडिया तो ये इल्ज़ाम भी लगाता रहा कि ईरान को जो रशिया है वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता रहा है। और आपको अगर याद हो तो जो रशिया है उसने ये कई मरतबा इंटरेस्ट शो किया है कि जो ईरान का 60% इनरिच्ड यूरेनियम है उसको वो लेने के लिए तैयार है। तो इसमें क्लियरली अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो शायद जिस फ्रेमवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, जो दो बड़े स्टिकिंग पॉइंट हैं, न्यूक्लियर और दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मोज, तो उसमें रशिया का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ओमान की अगर आप बात करें तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को अगर आप देखें, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है, और ईरान ये कह चुका है कि जो भी मुस्तकबिल में स्टेट ऑफ हॉर्मोज से मुतालिक प्रोटोकॉल वो लाना चाहते हैं वो ईरान ओमान के साथ मिलकर तय करेगा। अब उसके हवाले से भी शायद वो उनको ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं। तो माजी में बिल्कुल ओमान जो है एक मीडिएटर का रोल प्ले करता रहा है, बट इस केस के अंदर मुझे लगता है कि पाकिस्तान स्टिल लीड मीडिएटर, लेकिन जो माजी में ओमान ने जो रोल प्ले किया, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज में उनका रोल हो सकता है। और फिर ओवरऑल जो गारंटीज की अगर आप बात करें तो एक बात ये भी कही जा रही है कि शायद अगर कोई एग्रीमेंट फाइनलाइजेशन की तरफ जाता है तो जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन है वो गारंटीज के हवाले से शायद ट्रंप से बातचीत भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको एक बड़ी आप कह सकते हैं कि पूरी एक रीजनल अप्रोच यहाँ पर आपको दिखती नजर आ रही है। और अभी भी अगर आप देखें तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अगर पाकिस्तान वापस आए हैं, यहाँ पर वो पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत करने के बाद दोबारा मॉस्को जाएंगे, तो क्लियरली कोई ना कोई ऐसी अर्जेंसी जरूर है कि जो आपको ये फ्लरी ऑफ जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं होती हुई नजर आ रही हैं। सही, आपने कहा अर्जेंसी है, विच इज़ गुड, क्योंकि फिर तमाम फरीकैन ये चाहते हैं कि मैच आउट हो, क्योंकि इस तरह की भी बातें हो रही है कि ऐसा ना हो कि एक न्यू नॉर्मल बन जाए इस खत्ते में, जैसे रशिया और यूक्रेन जंग है जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है लेकिन एक पेस पे चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो खत्ते के ममालिक हैं वो कंफर्टेबल हो इस सिचुएशन से जो इस वक्त खासतौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मस में, क्योंकि पूरा ट्रेड मुतासर हो रहा है। सब अर्जेंटली चाहते हैं कि मैटर रिजॉल्व हो। देखें, जो बुनियादी फ़र्क है इससे पहले, ठीक है, रशिया यूक्रेन की वजह से भी ऑब्वियसली डिस्ट्रप्शन हुई, खास करके यूरोप को एनर्जी की अगर आप बात करें, बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान, बज़ाहिर इन तीन मुल्कों के दरमियान है, लेकिन इससे ग्लोबल पीस एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो ग्लोबल इकॉनमी है वो मुतासर हो रही है। तो ये जो करंट स्टेटस को है वो ऐसे चल नहीं सकता। आइदर वे, या डिप्लोमेसी के जरिए ये मामला हल होगा या फिर खुदा न खास्ता आपको पता है कि फिर जंग होगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में क्लॉक इज टिकिंग, और ये और कुछ लोगों का ख्याल है कि देखें डिप्लोमेसी एक स्लो प्रोसेस है,
जो 2015 के एग्रीमेंट का भी लोग हवाला देते हैं। लेकिन एक बुनियादी फ़र्क है, शायद लोग भूल जाते हैं कि 2015 में जब ईरान और जो बाकी यूरोपियन और अमेरिका के साथ मुआहिदा हो रहा था, तो उस वक़्त जंग नहीं थी, उस वक़्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं था, उस वक़्त यूएस का नेवल ब्लॉकेड नहीं था, उस वक़्त इस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी मुतासिर नहीं हो रही थी। इस वक़्त जो सिचुएशन है वो ग्लोबल जो इकोनॉमी ख़ास करके अगर आप एनर्जी की बात करें तो वो स्टैंड स्टिल पे है और ये सस्टेन और टेनेबल नहीं है। और यही वो रीजंस हैं जिसकी वजह से, और एक और क्विकली पॉइंट के जो दोनों फरीकैन है, ना अमेरिका ना ईरान, पब्लिक स्टेटमेंट जो उनकी मर्जी है वो वापस जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। तो ये शायद एक सिल्वर लाइनिंग है कि जहां से शायद एक उम्मीद की किरण जरूर बाकी है कि दोनों फरीकैन के दरमियान कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि जंग जो है परमानेंटली खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद इस मामले पर मजीद तजिया हासिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए अब हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर डिप्लोमेट मुनीर अकरम साहब ने, जो पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुनीर साहब, एक्सपेक्टेड था कि इस हफ्ते दोबारा सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होंगे, डायरेक्ट टॉक्स होंगे बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, वो तो नहीं हुए, लेकिन नजर आ रहा है कि अब जो प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट टॉक्स का है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि उनकी टीम फौरी तौर पे तो पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि डायरेक्ट टॉक्स ना होने का ये मतलब नहीं है कि दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त जो मामलात हैं, ये आपको ज्यादा कंसर्निंग नजर आते हैं या आपको लगता है कि एक स्लो और लो प्रोफाइल डिप्लोमेटिक प्रोसेस के जरिए हम हल की तरफ बढ़ रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में ये इनडायरेक्ट टॉक्स जारी हैं और हमारी जो मीडिएटरी एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा अहम हो गई हैं, क्योंकि ये जो आमने सामने बैठने से इनकार किया है दोनों तरफ ने, तो उस वजह से पाकिस्तानी जो सिफारतकारी है, मीडिएशन एफर्ट्स, वो ज़्यादा अहम बन गए हैं और जो भी पोजीशंस हैं वो उसकी एक्सचेंजेस हम कर रहे हैं, हमारे तौर एक्सचेंजेस जारी हैं और यही नज़र आता है कि अगर कुछ चीज़ों पर कोई बड़ी बड़ी जो सवाल हैं उस पर कोई मुआहदा नज़र आता है तो फिर ये राउंड 2 शुरू हो सकता है। तो मेरे ख्याल में इसमें ये देखना हमने जंग नहीं शुरू हो और ये मुज़ाकरात इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जारी रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये जारी हैं और हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए इसमें। मुनीर साहब, आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त सिचुएशन है, जो एक आर्जी सीज फायर है, ये कहीं स्टेलमेट जो है एक न्यू नॉर्मल तो नहीं बन जाएगा, या आपको लगता है कि जो फरीकैन और रीजनल प्लेयर्स है वो चाहेंगे कि ये मसला जल्द से जल्द हल हो? जी देखें, दोनों तरफ मेरी नज़र में दोनों तरफ चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो जाए, इसी वजह से वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए बहुत। तो पहला राउंड हुआ इस्लामाबाद में। दूसरी चीज़ कि अब क्योंकि ये डबल ब्लॉकेड लगा हुआ है, ईरान ने हॉर्मुज़ को ब्लॉकेड किया है, अमेरिका ने ईरान को ब्लॉकेड किया है, इसकी वजह से दोनों को नुकसान हो रहा है, दिन ब दिन नुकसान हो रहा है। ईरान को क्योंकि तेल वगैरह नहीं बेच सकते हैं और पूरी दुनिया को क्योंकि गल्फ़ से वहाँ से कोई तेल नहीं निकल सकता, फर्टिलाइज़र वगैरह सब चीज़ें बंद हो गई हैं, तो पूरी ग्लोबल इकानमी को भी इम्पैक्ट है। तो दोनों तरफ मेरे ख्याल में कुछ कंपल्शंस हैं कि मुआहदा हो जाए। अब यही देखना दोनों तरफ, ऑब्वियसली नेगोशिएशन में ये बिल्कुल नॉर्मल है कि ऊपर नीचे होती रहती है, कब बदमज़गी की होती है, फिर कब वापस कन्वर्जेंस आता है, ऑप्टिमिज़म आता है, फिर पेसिमिज़म आता है। नेगोशिएशन का ये प्रोसेस है, तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। ये हमारी कोशिशें जारी हैं। मेरे ख्याल में ईरानियों ने जो लास्ट अरागची साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें कहा कि हम चाहते हैं कि सही किस्म का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो जाए, तो मेरे ख्याल में वो फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे हैं। ईरान शायद चाहता है कि ना सिर्फ ये ब्लॉकेड के ऊपर कुछ समझौता हो, पर जो दूसरा न्यूक्लियर मसला है उस पर भी कोई ब्रॉड एग्रीमेंट हो जाए। उसके बाद में वो वापस आने के लिए तैयार होंगे।
तो ये कोशिश जारी है हम, और इंशाल्लाह ये आगे इसमें प्रोग्रेस होगा। हमने पेशेंस से काम करना है और हम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तो पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है और हमारी एफर्ट्स को माना है, और तो उसमें बहुत गुडविल है पाकिस्तान की तरफ से। हमने कोशिश जारी रखनी चाहिए। मुनीर साहब ये बताइएगा कि बदएतमादी तो है और ज़्यादा शिकवा ईरान का है, एंड राइटली सो। वो कहते हैं जब भी बातचीत करते हैं अमेरिका जो है, इसराइल या अमेरिका जंग छेड़ देते हैं हम पे, और इस मरतबे उन्होंने कहा है कि 200 धमकियों की सूरत में तो हम बात नहीं करेंगे आपसे। इनफैक्ट वो ये भी कह रहे हैं कि जो बयानात हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो मामले को बड़ा ख़राब कर रहे हैं। तो आपका जो सिफारती तजुर्बा है, ज़रा उसमें बताइएगा कि जिस किस्म की डोनाल्ड ट्रंप साहब की शख्सियत है और जिस किस्म के बयानात वो देते रहते हैं कि हम तबाह कर देंगे, हम जो है मुकम्मल तौर पर सिविलाइजेशन को मिटा देंगे, और कई धमकियाँ, ये कितना मुश्किल बना देती है एक प्रोसेस को, डिप्लोमेटिक प्रोसेस को? जी ये इसमें मुश्किलात हो जाती हैं। इस किस्म की जो नेगोशिएशंस होती हैं उसमें नॉर्मल तो यही होता है कि बंद दरवाज़ों के पीछे नेगोशिएशन जारी रहें और कुछ पब्लिक स्टेटमेंट्स जितनी कम हों तो वो बेहतर होता है इस किस्म की नेगोशिएशंस के लिए। पर अब ट्रंप साहब एक शख्सियत हैं और प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने, उनको रोकना भी कोई आसान काम नहीं है। पर उनकी ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, वो बहुत जल्दी से एक तरफ से दूसरी तरफ हो सकते हैं। मुनीर साहब, कथा कलामी की माज़रत चाहता हूँ, आज उनके ऊपर दोबारा हमला भी हुआ है। वैसे जब वो इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे थे तब भी 2 मरतबा हुआ, आज भी हुआ। बज़ाहिर ये लगता है कि उनको शायद बैरूनी खतरात नहीं है, अगर खतरा है उनकी जान को तो वो ऐसा लगता है कि अमेरिका के अंदर से ही है। जी देखें, उनकी मुखालफत तो है, पर और उनके ऊपर ये हमले पहले भी हुए हैं। यहाँ अमेरिका में बड़ी सोशल और पॉलिटिकल डिवीज़न बहुत अहम हो गई। तो इसकी मैनिफेस्टेशन है कि इस किस्म के वाक़ये होते हैं। पर हमने तो इस पे ऑब्वियसली ये सही नहीं है, इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। We should condemn such actions. Absolutely, absolutely. बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।